अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल। तो आज हम जो अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू सम चीफ कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द cardiovascular disease and pulmonary disease and very rarely due to the GIT tract like GERD। तो पता तो लग गया होगा कि मैं किस चीफ कंप्लेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। सो वी हैव टू डील इन दिस वीडियो हाउ टू अप्रोच चेस्ट पेन। ठीक है, तो चेस्ट पेन की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली चेस्ट पेन इज एन मेडिकल इमरजेंसी। तो जो अब जो हमारा टॉपिक होगा वो चेस्ट पेन होगा। अच्छा, हम चेस्ट पेन की डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे, ठीक है, कि आया कि चेस्ट पेन किन किन कंडीशंस की वजह से होती है, और उन कंडीशन को हम थारोली एक एक्साइज वे में, प्रिसाइज वे में हम उनको एक डिस्कस भी करेंगे। उनकी मैनेजमेंट तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक डिजीज हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चेस्ट पेन है, चूंकि ये अप्रोच टू चेस्ट पेन, तो हम इसमें प्रॉपर डिफरेंशियल डायग्नोस करेंगे। अगर किसी खास डिजीज की वजह से एक बंदे को चेस्ट पेन है, तो हम उसको फर्दर एवेलुएट कैसे कर सकते हैं अदर डिजीज से, तो ये हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चेस्ट पेन क्या है? चेस्ट पेन इज अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। इट इज मेनली ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है, सीवीडीज, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो पल्मोनरी डिजीज कह सकते हो, ठीक है, और वेरी रेयरली ड्यू टू द GI ट्रैक एंड यस ऑफ कोर्स मे बी ड्यू टू द मस्कुलर डिजीज। तो ये जो मस्कुलर डिजीज वगैरह और जो अदर डिजीज है, रेदर दैन इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, अदर दैन दोज डिजीजेस वी विल कंसीडर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाट आर द पॉसिबल अदर कॉज ऑफ द चेस्ट पेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ पेशेंट, वी हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो। if a patient came to you और brought to you in unconscious state, अनकॉन्शियस स्टेट में पेशेंट कब हो सकता है? जब या तो उसको कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है, या तो उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ हुआ है, ठीक है, सीपीआर करने के बावजूद भी उसको कोई उसका कोई नामो निशानी है कॉन्शियस का, ठीक है, तो आप कोई इसको हॉस्पिटल लेकर आया, या पेशेंट खुद चलकर आया विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, ठीक है। अब चेस्ट पेन के साथ वो आया, लेकिन आपको नहीं पता, आप पहले तो ये इज्यूम कर लोगे ना कि इसको मे बी इट इज ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एनी ऑनगोइंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। लेकिन आपने उसको फर्दर असेस करना है, ठीक है, आपने डिफरेंशिएट करना है, आया कि ये वाकई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की चेस्ट पेन है, या इट इज मे बी ड्यू टू द पल्मोनरी डिजीज, और इट्स मे बी अ सिंपल गर्ड, ठीक है। गर्ड के भी पेशेंट्स बहुत होते हैं जो कि लेकर आते हैं चेस्ट पेन की कंप्लेंट के साथ, ठीक है। तो इफ अ पेशेंट इज केम टू यू इन अ अगर पेशेंट आपके पास आता है चेस्ट पेन के साथ, तो आपने उसको असेस करना है। हाउ टू असेस दैट पेशेंट? ABCDE, ठीक है, ABCDE। ए फॉर एयरवे लेते हैं हम, ठीक है, बी फॉर ब्रीदिंग लेते हैं, सी फॉर सर्कुलेशन लेते हैं, डी फॉर एनी डिसेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है, और ई फॉर एक्सपोयर। एक्सपोयर से मुराद, अगर उस बंदे को लाया गया अनकॉन्शियस स्टेट में, मे बी इट इज हिज एक्सपोयर, हर एक्सपोयर ड्यू टू द एनी इंजरी, ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, ठीक है। तो अगर पेशेंट आपके पास अनस्टेबल है, आपने असेस कर लिया है इन चीजों को, ABCD को असेसमेंट कर लिया है, तो आपको पता लगा कि पेशेंट इज एन अनस्टेबल फॉर्म। तो हाउ टू, देखो, अगर अनस्टेबल आया ना पेशेंट, तो आपने उसको फर्दर असेस नहीं करना कि भाई कि इसकी चेस्ट पेन की काज क्या है। यू हैव टू मैनेज दैट पेशेंट एक्यूटली, इमीडिएटली, ठीक है। आपने असेस कर लिया ABCD को, उसके बाद आपने देख लिया कि भाई ये पेशेंट जो है अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है, तो आपने उसको एक्यूट मैनेजमेंट करना है। हाउ टू मैनेज दोज पेशेंट? बाय स्टेबलाइज एयरवे। आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है, बाय स्टेबलाइज एयरवे, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ब्रीदिंग देनी है। ब्रीदिंग मीन ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा दिया, PR एंड डैट मींस एज पर रिक्वायर्ड आपने उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये आपने उसको एक्यूट मैनेज कर दिया, उसकी सर्कुलेशन को भी मैनेज कर दिया, एयरवे को मैनेज कर लिया, स्टेबलाइज कर दिया, ब्रीदिंग दे दी, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन वगैरह दे दी, फर्दर आपने उसके बाद उसको असेस करना है, क्योंकि ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं पेशेंट की जान बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने असेस करना है कि आया कि इसको स्टेमी था, या कार्डिक टेम्पोनेट था, या रोटिक डायसेक्शन था, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म था, या टेंशन न्यूमोथोरैक्स था। और अगर पेशेंट एक्सीडेंटल फॉर्म में या स्टेट में लाया गया है, तो आपको तो देखने से अंदाजा हो जाएगा कि इट इज ड्यू टू मे बी एनी ट्रोमा, ठीक है। उसके बाद आपने, ये हो गया अनस्टेबल पेशेंट की फॉर्म। अब आपने देखना स्टेबल। अगर पेशेंट आपके पास खुद चलकर आया, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में है, तो आपने तो पहले ध्यान रखना है कि फोकस्ड हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पीई का मतलब पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है, पीई का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन भी होता है, सो दैट्स व्हाई हम ई को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो पी का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। बट यहाँ पर एक पॉइंट आई हैव टू मेंशन बिकॉज इट इज वर्थ मेंशनिंग, वो ये है कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आता है, चीफ चेस्ट कंप्लेन के साथ, देन यू शुड नॉट डिले टाइम टू प्रॉम्प्ट ईसीजी। आपने फौरी ईसीजी करनी है अगर आपके पास बंदा जो है वो स्टेबल फॉर्म में चीफ कंप्लेंट के साथ आता है, ठीक है। अच्छा, आपने ये देख लिया, फोकस हिस्ट्री देख ली, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, आपने ईसीजी मंगवा ली, करवा ली। उसके बाद आपने उसको जल्दी से एक्यूट मैनेज करना है। एक्यूट मैनेज कैसे कर सकते हो आप? आपने उसकी आईवी एक्सेस ऑब्टेन करनी है, ठीक है। आपने उसके कार्डिक रिदम को मॉनिटर करना है, ठीक है, बीपी को मॉनिटर करना है, ठीक है, ऑक्सीजन सैचुरेशन को आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सप्लीमेंटल
ऑक्सीजन देनी है अगर रिक्वायर्ड है उस पेशेंट को, ठीक है। अब ये जब आपने कर दिया, जारी बात है, एक पेशेंट जो है आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, आपने उसको एक्यूट मैनेज करना है, एक्यूटली मैनेज करना है। जब ये कर लिया, अब आपके पास आ गई ईसीजी। अब दो चीजें हो सकती हैं, आपने असेस करना है ईसीजी को आया इट इज acute coronary syndrome or not. If there will be a acute coronary syndrome, then on ECG you will find localized ST elevation, ठीक है, और न्यू ऑनसेट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है। अगर आप समझना चाहते हो कि लेफ्ट बंडल ब्रांच को हम कैसे इवेल्युएट करें ऑन ईसीजी एंड हाउ टू इवेल्युएट एसटी एलिवेशन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, तो इट्स माय बुक एसेंशियल ऑफ ईसीजी। यू विल फाउंड दीज क्राइटेरिया वेरी वेरी बेनिफिट, वेरी क्रूशियल फॉर एंड वेरी लर्नफुल फॉर यू, ठीक है। तो इसमें आप जाकर देख सकते हो, मैं ग्रुप में सेंड की होगी, मैंने देख लेना। तो इफ देयर विल बी लोकलाइज एसटी एलिवेशन और न्यू ऑनसेट एलबीबी, जरूरी नहीं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में एसटी एलिवेशन हो तभी हम उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन माने। अगर एलबीबी भी आपको मिल गया न्यू ऑनसेट, तो दैट मींस कि उस पेशेंट को स्टेमी है, दैट मींस एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। ये हो गया एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का असेसमेंट। अब आगे आ जाओ, अब हमने असेस करना है फॉर अदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स फॉर अदर इमीडिएट। रिमेंबर, मैं इमीडिएट का वर्ड यूज करता हूं, इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फर्दर असेस करना है, अगर तो उस बंदे को एसीएस नहीं है, ठीक है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम नहीं है, फिर हमने उसको फर्दर असेस करना है कि आया कि इसकी चेस्ट में किन कंडीशन की वजह से है। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, हमने हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन जो है वो एक साथ है, तो हमने जब देखना है, तो जब हम एग्जामिनेशन करेंगे उसको हाइपोटेंशन होगा, ये फर्स्ट केस है, हाइपोटेंशन हो गया, प्लस उसका जेवीडी राइज है, ठीक है, प्लस मफल्ड हार्ट साउंड्स आपको सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये बेसिकली इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ बेक्टराइड। जिनको पता होगा इसके बारे में उन्होंने कंसीडर कर लिया होगा, इट विल बी द केस ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें पल्सस पैराडॉक्सिस इसमें देखने को मिलती है, क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। और उसके बाद इफ्यूजन ऑन फोकस। व्हाट इज मीन फोकस? फोकस मीन पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। जब आप ये करते हो ना, तो आपको अल्ट्रासोनोग्राफी में प्लूरल इफ्यूजन भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब आप उस बंदे की ईसीजी भी करोगे, ठीक है। ईसीजी आपने पहले असेस करवा ली, तो ईसीजी पर आपको जो है वो साइनस टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है। लो क्यूआरएस वोल्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे, मींस के नॉर्मल जो लेंथ है क्यूआरएस की, लेंथ नहीं, नॉर्मल एम्पलीट्यूड जो है क्यूआरएस का, वो उससे कम आपको उसका वोल्टेज एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस देखने को मिलेंगे, ये भी ईसीजी पर एक फाइंडिंग होती है। इसमें ये होता है जो क्यूआरएस के एम्पलीट्यूड है वो वेरिएट करते हैं, ठीक है। मींस के एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ हियर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ये एक नॉर्मल था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल अल्टर्नेंस में ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। फिर ये इस तरह हो जाएगा, मींस टू से दैट के एक बड़ा हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है या वेरी हाई हो सकता है, ठीक है। और एक बिल्कुल लो वोल्टेज उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। ये एसटी एलिवेशन, सॉरी, साइनस टैकीकार्डिया, लो वोल्टेज क्यूआरएस वोल्टेजेस एंड इलेक्ट्रिकल अल्टर्नेंस। अगर तो ये पेशेंट में आपको देखने को मिलती है विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, देन यू हैव टू कंसीडर कार्डियक टेम्पोनेट। अब इस स्टेज पर आपने सिर्फ अभी कंसीडर किया कि इट इज मे बी अ कार्डिक टेम्पोनेट, ठीक है। आपको पता लग गया, आपने 90% आपने एवेल्युएट कर लिया कि भाई ये कार्डिक टेम्पोनेट का ही केस है, बट यू हैव टू कंफर्म। कंफर्म कब होगा? जब आपको 100% आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्दर पेशेंट की ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एरो का निशान लगाकर कह देता हूँ, ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम। एंड on result, if there is a pericardial effusion that compromise cardiac function, ठीक है ना। कार्डिक टेम्पोनेट है क्या? बेसिकली इफ्यूजन हो जाना या पेरिकार्डियल स्पेस में फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाना, जो कि वो प्रेशराइज करता है या कंप्रोमाइज कर देता है। एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक दो बैलून लिए हैं मैंने, ठीक है, दो बैलून लिए हैं, ठीक है। इसमें मैंने जरा भी हवा नहीं इंक्रीज की, ठीक है, लेकिन इसमें इंक्रीज किया और एरिया ये मैंने यहाँ पर बंद किया हुआ है, ठीक है ना, ये बंद किया हुआ है, इसमें मैं हवा भरता जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो हवा भरता जा रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये इस बलून को कॉम्प्रोमाइज कर देगा, ठीक है। तो कार्डिक टेम्पोनेट का भी यही फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि इसमें जब फ्लूइड भरता जाता है वो कार्डिक फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो नहीं हो पाती सही से, ठीक है ना। एंड इफ देयर विल बी अ ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम शोस पेरिकार्डियल इफ्यूजन दैट कॉम्प्रोमाइज द कार्डिक फंक्शन, देन यू हैव टू कंफर्म दैट इट इज 100% कार्डिक टेम्पोनेट केस, कार्डिक टेम्पोनेट केस।
ठीक है, ये हो गया एक केस। चीफ कंप्लेन के साथ आया था बंदा, उसको हाइपोटेंशन था, जेवीडी था, ठीक है, मफल्ड हार्ट साउंड था। ये 3 चीजें आपने कार्डिक टेम्पोनेंट में जरूर याद रखनी, बिल्कुल नहीं भूलना। बैक्ट्राइड हम इसको कहते हैं। उसके बाद अपने पल्सस पैराडॉक्सेस देख लिया, vision on focus, ECG पर sinus tachycardia with low voltage QRS complex and electrical attendance। फिर उसके बाद आपने उसको confirmative diagnose किया तो it ruled out that it is a case of cardiac tamponade। ठीक है, समझ आ गई। अब बढ़ते हैं हम दूसरे केस की तरफ। A patient coming to you having tearing chest pain। ठीक है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या था, टीयरिंग चेस्ट पेन था, हिस्ट्री हमने ली, वो कह रहा है मुझे टीयरिंग चेस्ट पेन हो रही है। ठीक है, अब आपने उसको उसकी हिस्ट्री ली फर्दर, उसने कहा कि भाई मुझे हाइपरटेंशन भी है। कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ इन 2 चीज़ों से पहचान के होंगे कि व्हाट आई एम गोइंग टू डायग्नोज दैट डिजीज। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी एग्जामिनेशन किया या उसको फर्दर हिस्ट्री ली है उसकी, तो पता लगा कि उसको कनेक्टिव टिश्यू डिजीज भी है। ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स भी हैं। ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो है न्यू मर्मर हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एसिमेट्रिक पल्स है, मेट्रिक पल्स है। ठीक है, मींस के लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब की जो पल्स हैं वो मैच नहीं कर पा रही है, डिले है या बहुत ज्यादा डिले है नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने ईसीजी करनी, ईसीजी तो आपने पहले ही करवा के रखी हुई है पेशेंट की। ठीक है, और अगर ऐसा पेशेंट आता है आपके पास जिसको टीयरिंग चेस्ट पेन है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री थी, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट थे, न्यू मर्मर था, एसिमेट्रिक पल्स थी। ठीक है, तो आपने कंसीडर कर लेना है इट इज अ केस ऑफ अरोटिक डायसेक्शन। हाइपरटेंशन और टीयरिंग पेन से आपको पता लग जाता है कि इट इज अ केस ऑफ अरोटिक डायसेक्शन, बट यू हैव टू रूल आउट दिस केस 100%। तो आप क्या करेंगे, आपने चेस्ट एक्सरे करवाना है। जब चेस्ट एक्सरे आ गया तो आपने देखना है कि आया कि इसका मीडियास्टेनम वाइडेंड है या नहीं। अब मीडियास्टेनम जो है वो वाइडेंड होगा, वाइडेंड, लेकिन मीडियास्टेनम वाइडम पल्मोनरी डिजीज में भी हो सकता है। तो दैट मींस कि अभी आपने रूल आउट नहीं किया कि आया कि इसको ये पेन जो है वो किसी पल्मोनरी डिजीज की वजह से है या इसको वाकई अरोटिक डायसेक्शन की पेन है। तो दैट मींस कि ये जो सीएक्सआर है ये नॉन डायग्नोस्टिक है, ये आप करते हो ताकि आप फर्दर आगे इवेलुएट कर सको। ठीक है, अब आपने करना, अब आपने करना है सीटी एंजियोग्राफी। सीएक्सआर के बाद करना है सीटी एंजियोग्राफी। इफ पेशेंट, रिमेंबर वन हियर पॉइंट इज, इफ पेशेंट इज अनस्टेबल, अगर पेशेंट कॉन्शियस स्टेट में नहीं है या अनस्टेबल है, देन वी हैव टू परफॉर्म ट्रांस इकोकार्डियोग्राफी, ट्रांस एसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, टी ई ई। ठीक है, फिर हम ये परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब सीटी एंजियोग्राफ पे और टीई पर अगर तो आपको इंटीमल फ्लैप एंड फास्ट ल्यूमन नजर आ जाता है तो दैट मींस इट इज अ केस ऑफ अरोटिक डायसेक्शन। होता क्या है बेसिकली, ये हमारी बिल्कुल अरोटा है। ठीक है, इसकी जो इंटीमा है, इंटीमा में, ठीक है, ये इंटीमा अंदर वाली साइड बना लेता हूं मैं। अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन में आपको पता है कि ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है। जब ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है तो वो मे भी यहाँ पर डैमेज कर सकता है इंटीमल वाल को। जब वो इंटीमल वाल को डैमेज कर देगा या तो यहाँ पर फ्लैप बन जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो ब्लड है वो वाल के अंदर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस कि ये फाल्स ल्यूमन बन जाएगा, आपको ब्लड यहाँ पर भी नजर आएगा। ठीक है, तो दैट इज अ 100% कंफर्मेटरी केस ऑफ अरोटिक डाइसेक्शन। ठीक है, अब आ जाओ एक और वेरी इंपॉर्टेंट इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग केस के ऊपर। व्हाई व्हाट, अगर आपके पास पेशेंट आता है विद अ सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि उसको डिज्निया है। ठीक है, आप देखते हो उसको हाइपोक्सिया है। ठीक है, ऑक्सीमेट्री आपने देख लिया या वैसे आपने दूसरी मशीनरी से देख लिया कि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन या हाइपोक्सिया उसको हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने उससे हिस्ट्री ली कि आपको भाई कफिंग होती है, वो कहता है हाँ कफिंग होती है मुझे। ठीक है, कफिंग प्लस हेमोप्टेसिस। ठीक है, ये होती है। फिर आपने जब उससे फर्दर हिस्ट्री ली तो उससे आपने पूछा कि आपको कुछ महीनों पहले आपकी सर्जरी तो नहीं, वो कहता हाँ हुई थी मेरी सर्जरी। ठीक है, आपने पूछा कौन सी जगह की सर्जरी हुई थी, वो कहीं भी बता सकता है, लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं वो कहता है कि मेरी टांग की सर्जरी हुई थी। ठीक है, हड्डी टूट गई थी उसकी सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपने पूछना कि आप इमोबाइल रहे थे, मतलब कि आपने बेड रेस्ट काफी देर किया, वो कहेगा हाँ मैंने बेड रेस्ट काफी की है, इमोबिलिटी। ठीक है, उसके बाद प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है वो भी आ सकती हैं, और वो वुमेन जो कि ओसीपीज लेती रही हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से बच्चे ये जान चुके होंगे, जो मैंने ऊपर जितनी भी हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया उनको पता लग गया होगा व्हाट इट द डिजीज ऑफ अबाउट रिलेटेड टू दैट क्राइटेरिया। ठीक है, उसके बाद आपने ईसीजी तो पहले से करवा लिया है। अच्छा, अब ईसीजी पर आपको कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिल सकती हैं। ईसीजी पर आपको
साइनस टैकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक फेनोमेना है नेम S1Q3T3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इट इज आल्सो एनएलई स्टेप 2। आप किसी भी स्टेशन में जाएंगे ना, ये इट इज, मैं आपको पहले बता दूं कि हमने कंसीडर कर लिया ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का केस है, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत केसेस होते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, तो आपसे पूछा जा सकता है एनएलई स्टेशन पर, एनएलई स्टेप 2 में कोई भी स्टेशन पर, या काउंसलिंग में, या काउंसलिंग में पूछा जा सकता है, या मैनेजमेंट में पूछा जा सकता है, या हिस्ट्री वगैरह में पूछा जा सकता है। तो ये जो मैं करवा रहा हूँ चेस्ट पेन, हाउ टू अप्रोच चेस्ट पेन, ये आपको बेनिफिट भी दे रहा है कि आपने चेस्ट पेन को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि हिस्ट्री का अलहदा स्टेशन होता है, 20 स्टेशन होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज द स्टेशन ऑफ हिस्ट्री। तो आपको मे बी इनके साथ, इन हिस्ट्रीज के साथ आपको एक केस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ा हॉट टॉपिक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसलिए कह रहा हूँ कि इन पर फोकस करो, एनएलई स्टेप 2 का भी ये टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, S1Q3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1Q3? इट मींस कि जब आप ईसीजी करोगे तो आपको डीप एस वेव जो है वो लीड 1 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद क्यू वेव जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती ईसीजी में, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नाम तो है, लेकिन क्यू वेव्स नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती। इफ देयर विल बी अ क्यू वेव, दैट मींस कि देयर इज अ पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो Q3 का मतलब पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आर प्रेजेंट इन लीड 3, एंड टी वेव, बेसिकली टी वेव जो है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन होती है। अब यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो दैट मींस कि यहाँ पर कोई पैथोलॉजिकल रीजन होगी, दैट मींस कि लीड 3 में आपको टी वेव इनवेजन भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने ईसीजी फाइंडिंग देख ली। अब हमने कंक्लूड कर लिया, वी हैव टू कंसीडर दैट पेशेंट इट इज अ केस ऑफ, मे बी इट इज अ केस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेकिन आप 100% श्योर नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है वेल्स क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बारे में हम, जब हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डिटेल के साथ भरेंगे, हम मैनेज करेंगे, ठीक है, पेशेंट को, तब हम देखेंगे व्हाट इज वेल्स क्राइटेरिया। लेकिन अब सिर्फ इतना समझ लो कि वी हैव टू परफॉर्म वेल्स क्राइटेरिया इफ द स्कोर विल हाई, ठीक है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इफ द स्कोर आर हाई, देन वी हैव टू परफॉर्म डायरेक्टली सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफ, ठीक है। सीटी, सॉरी, यहाँ पर सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफ और VQ स्कैन, ठीक है, VQ स्कैन। अब अगर तो वेल्स क्राइटेरिया का स्कोर जो है वो वेरी लो है, देन वी हैव टू फर्दर गो फॉर डी डाइमर, ठीक है। डी डाइमर का टेस्ट करेंगे, एंड इफ देयर विल बी एलिवेटेड डी डाइमर, तो फिर हम फर्दर क्या करेंगे, हम उसको भी CTPA और VQ स्कैन देखेंगे। एंड इफ देयर इज अ रिजल्ट ऑफ फिलिंग डिफेक्ट इन पल्मोनरी वेस्कुलेचर, फिलिंग defect in pulmonary vasculature, then it is a case of confirmed case of pulmonary embolism, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, आपके पास पेशेंट आता है, मे बी इट इज ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ उसका, ठीक है। उसको सडन चेस्ट पेन थी, ठीक है, डिज्निया था, हाइपोटेंशन था, ठीक है। हाइपोटेंशन को मैं स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। और अगर मैं बड़े अल्फाबेट से लिख रहा हूँ, दैट मींस के हाइपरटेंशन, ठीक है। अब उसको आपने देखा है, उसको टैकीकार्डिया भी है, ठीक है। टैकीकार्डिया के बाद आपने उसको देखा है, आपने जब उसको अस्कल्टेट किया तो उसके ब्रीथिंग साउंड जो है वो लो है, ठीक है। उसके बाद जब आपने पल्सस पैराडॉक्सिस इन पेशेंट में भी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद आपने एक्सरे मंगवाया उस पेशेंट का, ठीक है। और जब आपने एक्सरे मंगवाया है तो यू हैव टू फाइंड आउट दैट देयर इज अ ट्रेकियल डेविएशन, ठीक है। ऑन चेस्ट एक्सरे यू फाइंड देयर इज अ ट्रेकियल डेविएशन। इफ द न्यूमो, हमने आप इसको कंसीडर कर लिया है, और अगर आपने ईसीजी पर देखा दैट, अगर आपने ईसीजी पर देखा है तो दैट मींस इट इज अ केस ऑफ, ईसीजी पर, सॉरी, प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। तो ईसीजी मंगवाई आपने, ईसीजी पर आपने देखा कि साइनस टैकीकार्डिया, हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया कि साइनस टैकीकार्डिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इसको कंफर्म कर लेना है, इट इज अ केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। इट इज अ केस ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। अब अगर उस बंदे को टेंशन न्यूमोथोरैक्स लेफ्ट साइड का हुआ होगा तो ट्रेकियल डेविएशन का मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड पर चले जाना, तो वो जो ट्रेकिया है वो राइट साइड पर डेविएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने अपना इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस का चौथा केस कर लिया। अब आ जाओ, ये ना तो पल्मोनरी से रिलेटेड है, ना तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड है। अब पेशेंट केम टू यू, ठीक है, चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा था, एपिगैस्ट्रिक चेस्ट पेन थी, ठीक है। उसके बाद वोमिटिंग कह रहा है मुझे होती है, ठीक है, रेचिंग और एसोफेजियल इंस्ट्रूमेंटेशन, एसोफेजियल इंस्ट्रूमेशन की हिस्ट्री है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको कंसीडर कर लेना, इट इज अ केस ऑफ एसोफेजियल रप्चर,
ठीक है, एसोफेजियल रप्चर, ठीक है, लेकिन अब आपने अभी आपने इसको कंफर्म नहीं किया, सो वी हैव टू गो फॉर चेस्ट एक्सरे। और अगर चेस्ट एक्सरे पर आपको न्यूमोमेडियास्टिनम, प्लूरल इफ्यूजन और हाइड्रोन्यूमोथ्रैक्स नजर आता है, देन वी हैव टू फर्दर गो फॉर कंट्रास्ट इसोफोग्राम। ठीक है, कंट्रास्ट एसोफेगोग्राम। ठीक है, हम एक कंट्रास्ट यूज करते हैं जो कि हम एसोफेगस में इंसर्ट करते हैं, और एंड इफ देयर विल बी अ कंट्रास्ट एक्स्ट्रावर्सेशन, ठीक है, अब रिजल्ट क्या मिलता है, कंट्रास्ट एक्स्ट्रावर्सेशन मींस के जो कंट्रास्ट है वो एसोफेजियल से लीक आउट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये 100% कंफर्म कर लेना है, दैट इज 100% केस ऑफ एसोफेजियल रप्चर। लेकिन पाकिस्तान में इससे रिलेटेड बहुत, या मे बी नॉट ड्यू टू एनी केस, मैंने नहीं देखा तक, जितनी मतलब मैंने भी नशर किया, लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा। जितने भी केस देखे हैं मेनली 80% जो थे, 80% या 90% कह सकते हो, वो मेनली ड्यू टू द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है या एक्यूट कोरोनरी डिजीज जो आ जाती है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको डायग्नोज कर लेना एसोफेजियल रप्चर। ये जो सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ ना, ये आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हैं। ठीक है, अगर वहाँ पर स्टेप टू के जब ओस्की होगा, वाइवा टाइप होगा, वो जब आप हिस्ट्री लोगे तो आप एक पूरा केस आपको आप दे दोगे। ठीक है, आपने हिस्ट्री लिया, आपने पूरा डायग्नोस कर लिया, ठीक है ना, बड़ा अच्छा डायग्नोस किया, लेकिन वहाँ पर मौजूद प्रोफेसर आपको मिंगल कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है व्हाट आर अदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर दिस चेस्ट पेन, देन यू हैव टू टेल दीज ऑप्शंस। मे बी इट इज इफ अ पेशेंट केम टू यू, उसने हिस्ट्री दी हुई है, हाइपोटेंशन है, जेबीडी रेज है, ठीक है, उसके बाद मफर्ड हार्ट होना है, तो आपने वैल्यूएट कर लिया, इट इज अ केस ऑफ, ये तीन चीजें इनफ है, क्योंकि इट इज अ क्राइटेरिया ऑफ बैक्टेरिया, तो बैक्टेरिया का क्राइटेरिया मेट हो रहा है, तो आपने कंसीडर कर लेना है इट इज अ केस ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट। ठीक है, आपने टेम्पोनेट कंसीडर कर लिया, लेकिन आपने फौरन नहीं कर लेना। ये जब आप ग्रेजुएशन की हो जाएगी, आपको जब आप कोचिज लोगे इन चीज़ों की, आपको बताया जाएगा कि आपने फर्दर ही इन चीज़ों पे आगे नहीं कर लेना। ठीक है, आपने आराम आराम से, आपको पता भी होगा ना कि इट इज अ केस ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट, तो आपने फौरन नहीं बोलना। ठीक है, बिकॉज ऑफ वो आपको चेक करते हैं कि आया कि ये पेशेंट को उसके डिफरेंट, मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, हम कंसीडर कर रहे हैं इट इज अ केस ऑफ कार्डिक टेम्पोनेट, लेकिन हम पूरी 100% एवेल्युएशन के लिए हम फर्दर टेस्ट कर रहे हैं, तो आपने टेस्ट भी करने होते हैं। ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल स्टेप 2 का केस है, मैं प्रोफेसर बैठा हुआ हूँ, मैंने आपको केस दे दिया है। ठीक है, मैंने बताया कि पेपर होता है, उसके ऊपर केस डिस्क्राइब होता है। ठीक है ना, आपने रीड किया, ठीक है, तो सर पूछेंगे व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो आपने कहना सर माय considering diagnosis will be a cardiac component, but we have to confirm that disease by doing some diagnostic tests like transthoracic echocardiogram। ठीक है, आपने ये कह दिया, अगर उसने पूछा तो वो पूछेगा यस वी हैव टू डू ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम, देन हाउ टू डायग्नोज दैट पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राम, देन यू हैव टू टेल दैट सर इफ देयर विल बी अ पेरिकार्डियल इफ्यूजन दैट कंप्रोमाइज द कार्डिक फंक्शन, देन इट इज अ कंफर्मेटरी 100% केस ऑफ द कार्डिक टेम्पोनेंट। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठे। इट इज नॉट ओनली ड्यू टू द एनएल स्टेप 1, इट इज आल्सो ड्यू टू द एनएल स्टेप 2। एनएल स्टेप 2 में आपने करके दिखाना होता वही है जो आपने पढ़ा होता है, वो आपके स्किल्स को देखते हैं, वो आपकी बॉडी टेक्सचर को देखते हैं। ठीक है, वो आपको देखते हैं कि हाउ हाउ दिस स्टूडेंट कैन मैनेज द पेशेंट इन फ्यूचर। ठीक है, वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें जो है वो साथ साथ सीखो। ठीक है, ये हो गया हमारा इमीडिएट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के बारे में। अब आ जाओ असेस क्लिनिकल फाइंडिंग्स फॉर अदर पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है, ठीक है, पहले इमीडिएट था, अब हमने देखना है पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। ठीक है, ऊपर हमने एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन देख लिया। ठीक है, अब हमने देखना है अगर एसटी एलिवेशन नहीं था इस पेशेंट को, हमने ईसीजी करवा ली। ठीक है, अगर पेशेंट आपके पास आता है कार्डिक चेस्ट पेन थी, ठीक है, उसके बाद आपने उसकी जब हिस्ट्री ली तो उसको कार्डियो कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क फैक्टर थे। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, डिसलिपिडीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है टोबैको यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद उसको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्यादातर जो है वो ये मेल्स में देखा जाता है। ठीक है, वुमेन्स में ये बहुत कम देखा जाता है, ये वुमेन में अक्सर जो है वो आफ्टर मेनोपॉज देखा जाता है। इसकी रीजन क्या है, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सबको पता होना चाहिए, बहुत इजी वुमेन्स में क्यों नहीं है। मैंने हिंट भी दे दिया कि वाई मेनोपॉज के बाद जो है वुमेन्स में जो है वो हार्ट डिजीज के जो है वो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इक्वली टू द मेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने ईसीजी भी देख लिया। अब ईसीजी पर जो था आपने देखा कि देयर इज अ एसटी डिप्रेशन। ठीक है, हमने स्टेम ऊपर पढ़ लिया ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है, और आपने देखा कि देयर इज अ टी वेव इन मयन। ठीक है, टी वेव इन मयन भी है, और पैथोलॉजिकल क्यू वेव भी प्रेजेंट है। अच्छा, अब आपको ये नहीं पता कि टी एसटी डिप्रेशन तो है, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि आया
ये अनस्टेबल अंजाना है और इट इज़ अ नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्योंकि एसटी डिप्रेशन जो है वो बेसिकली हमें इन दोनों कंडीशंस में देखने को मिलता है। देन हाउ टू डिफरेंशिएट एंजियोस्टोमी फ्रॉम द अनस्टेबल अंजाना, देन वी हैव टू परफॉर्म कार्डिक ट्रोपोनिन टेस्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कार्डिक ट्रोपोनिन टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो ट्रोपोनिन है ये रिलीज होता है जब आपके मसल डैमेज होते हैं। ठीक है, तो मसल तब डैमेज होंगे जब आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया। ठीक है, अब इसकी दो सूरतें हाल हैं। इफ देयर विल बी एलिवेटेड कार्डिक ट्रोपोनिन लेवल, दैट मींस कि उस बंदे को नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन है। ठीक है, एंड इफ देयर विल बी अ नॉर्मल level of troponin, then it is a case of unstable angina. ठीक है, hope so you find this lecture very helpful to you, but we have to learn more at least at the end of this video, जो कि मैंने पहले बताया कि एंड पर हम other than immediate and potential life threatening condition the possible cause of chest pain। ठीक है, अब हमने ये चीजें पढ़ ली। हमने ये चीजें क्यों पढ़ी, बिकॉज ऑफ वी हैव टू मैनेज दीज पेशेंट इमीडिएटली, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती हैं। अच्छा, अब जो फर्दर पॉसिबल जो है काजेज वो क्या हो सकती हैं चेस्ट पेन की, तो ये भी याद रखिएगा, ड्यू टू पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, मायोकार्डाइटिस, ठीक है, बंदे को सिंपल न्यूमोथोरैक्स भी हो सकता है, ठीक है, न्यूमोनिया भी हो सकता है, चेस्ट पेन है ना तो न्यूमोनिया की वजह भी हो सकता है, एमपीएम में भी हो सकता है चेस्ट पेन की काज, मैग्नेंसी इन्वॉल्विंग द चेस्ट वॉल मींस के कैंसर हो सकता है, चेस्ट वॉल का कैंसर हो सकता है। ठीक है, या उसको कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो गई है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ तो एसो फेजियल स्पाज, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो, गर्ड में देख सकते हो आप, बड़े पेशेंट आते हैं गर्ड के हॉस्पिटल्स में, तो ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन जो जीआईटी से रिलेटेड है ना उनको लाजमी याद रखना। ठीक है, पीयूडी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है आपने ईसीजी भी कर लिया, आपने कार्डिक ट्रोपोनिन भी कर लिया। ठीक है, आप ईसीजी भी नॉर्मल थी, कार्डिक ट्रोपोनिन भी नॉर्मल था। ठीक है, बाद में आपने बंदे ने आपको बताया कि यार मैं स्पाइसी फूड बड़ा खाता था। ठीक है, और रात को मैं पेट रख कर नहीं खाता था, बहुत खाता था। ठीक है, पिज्जा खाता था, बर्गर खाता था, ये हो गया, बला हो गया। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर लेना यार इसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसको मे भी ड्यू टू गर्ड दिस पेन हुई हो, तो आपने कंसीडर कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोस्टो कॉन्ड्राइटिस हो सकता है। ठीक है, इसको टीटिस सिंड्रोम भी कह सकते हैं, रिब फ्रैक्चर हो सकता है ड्यू टू एनी ट्रॉमा। ठीक है, herpes zoster ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लो। ठीक है, जोस्टर एंड पैनिक अटैक्स, जब पैनिक अटैक्स आते हैं बंदे को तो इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जब पैनिक अटैक्स आते हैं तब बंदे की टेक्निया हो जाता है, बंदे को टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन फील होती हैं, तो फिर अल्टीमेटली जब कार्डिक डिमांड बढ़ती है तो आपको चेस्ट पेन भी फील होता है। तो ये थी अदर पॉसिबल काजेस अदर देन वी लर्न अबाउट। तो होप सो यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी हेल्पफुल टू यू। मैंने हर चीज़ बताई है इसमें, हाउ टू अप्रोच चेस्ट पेन। ठीक है, ये अगर आपने कर लिया है देन आपको एनालिस्ट स्टेप 2 में जो हिस्ट्री रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड या पल्मोनरी से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली जो है हिस्ट्री वो इन्हीं से रिलेटेड चीज जाती है, या पल्मोनरी डिजीज हो जाती है या कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाती है। ठीक है, इस तरह की हिस्ट्री आपको दी जाती है ज़्यादातर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया हाउ टू अप्रोच चेस्ट पेन। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट होगी। देन आवर नेक्स्ट वीडियो इज ऑन टॉपिक हाउ टू अप्रोच डिजनिया। ठीक है ना, तो डिजनिया के भी दो ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो पल्मोनरी की वजह से हो सकता है, या तो वो क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से हो सकता है, और वेरी रेयरली ड्यू टू द मस्कुलर डिफेक्ट, अगर आपका डायफ्राम जो है वो सही तरह से काम नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से भी आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, डिजनिया। होप सो यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी हेल्पफुल टू यू। मुझे दीजिए इजाज़त, यहीं पर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।